नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। हम भारत की ज्योग्राफी जीके एनजीएस वाली क्लास में कवर कर रहे थे और एक टॉपिक था जलवायु। जलवायु को हम छोड़ते हैं अभी के लिए, जलवायु वाले टॉपिक को छोड़ते हैं अभी के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन आज हम करेंगे तीन टॉपिक। एक तो भारत की मिट्टी, एक तो भारत की कृषि और एक तो आपका सिंचाई के साधन। ये आपके महत्वपूर्ण तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनको आज हम करने वाले हैं, ठीक। और एग्जाम डेट की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जो भी है ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए हम जल्दी से थोड़ा कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी हमें अलग से स्टार्ट करना है, ये क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, पॉलिटी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको आपकी स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी में ही रहेंगे। लेकिन और एक बात और, आप इसमें छाटने की कोशिश मत करिएगा। जितना पढ़ा रहा है डिट्टो आपको याद करना है, डिट्टो आपको पढ़ना है। अगर जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेगा, चाहे भारत की सिंचाई हो, चाहे कृषि हो, चाहे आपका मिट्टी हो, तो यही से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक। चलिए, अब फिर से बोलता हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो कैसा लगा लास्ट में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें, आज हम जो करेंगे भारत की मिट्टी। मिट्टी यानी कि बोलते हैं सॉइल, क्या बोलते हैं? सॉइल, ठीक है, सॉइल, ठीक। चलिए, अगर जो मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि अध्ययन का विज्ञान यानी कि मृदा अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? इसको देखो, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो मृदा अध्ययन या पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक, ठीक है। तो मिट्टी के अध्ययन, इसके भारत की मिट्टी है तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? मृदा अध्ययन कहोगे या फिर पेडोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी या मृदा अध्ययन विज्ञान, ठीक है। तो ये याद रखोगे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत में मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो याद रखोगे भारत में मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 8 वर्गों में। भारत में मिट्टी का वर्गीकरण हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा इसके रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। मिट्टी को आईसीएआर जो है ये 8 भागों में विभाजित करता है। तो अगर जो मैं बात करूं क्वेश्चन आपका, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। भारत में मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में। भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित करने का काम किसने किया? कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने, ठीक। अब बात करें अगर जो यहाँ पे ये 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है, इसमें आपकी जलोढ़ मिट्टी पहली हो, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके इन्हीं 4 मिट्टी से बनते हैं और इन्हीं 4 मिट्टी को हम पढ़ेंगे। लेकिन 8 प्रकार की मिट्टी मैंने बताया कौन कौन सी होती हैं आपकी: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, एक होती है पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जैविक मिट्टी। तो ये भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसको आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है, ठीक। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी होती है, कौन कौन सी? जलोढ़, काली, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जैविक मिट्टी। मैंने कहा आईसीएआर ने भारत में मिट्टी को 8 प्रकार से 8 वर्गों में बांटा है, जो इस प्रकार से दी गई हैं। आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ, अगर जो आपसे पूछ ले तो ये आपका नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, अगर जो बात करें हम, सबसे पहले हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात किया। जो 4 मिट्टी ऊपर के इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी इंपॉर्टेंट क्यों, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे बेहतर किस्म की मिट्टी मानी जाती है, पहला क्वेश्चन ये। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, यानी कि नदियों को द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटास की। किसकी? पोटास की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। और भारत के 22% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन और आता है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यहाँ पे पहले जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। अब बांगर खादर को कैसे बांटते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी यानी कि नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ बोलते हैं। अब बहुत पहले बहाई के लाई गई मिट्टी होगी तो वो क्या हो जाएगी? बांगर। यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक।
मुख्य फसल यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, मैंने बोला सबसे बेहतर किस्म की मिट्टी होती है, तो गेहूं, धान, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये मुख्य फसलें होती हैं जलोढ़ मिट्टी पे। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा जलोढ़ मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। किसकी अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में? पोटास की अधिकता होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक तो बांगर, एक तो खादर। अगर जो मैं बात करूं पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं। भारत के 22% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मुख्य फसलों की बात करें, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि ये मुख्य फसलें हैं। चलिए आगे बात करें हम काली मिट्टी की। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है काली मिट्टी कहां से पाई जाती है, कैसे बनती है? तो पुरानी बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पुरानी बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मृदा या काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में अगर जो हम बात करें किसकी बहुलता होती है, तो आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जो चूंकि बेसाल चट्टानों के टूटने से हो रहा है तो इसलिए आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक, इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? क्यों इसको काला मिट्टी बोलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटनी फेरस मैग्नीटाइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। तो काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से काला होता है? तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइड, टिटनी फेरस मैग्नेटाइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। और जीवाश्म की उपस्थिति भी इसके अंदर होती है, इस कारण से इसका रंग काला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, किस मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। तो आप काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यही काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, महाराष्ट्र में विशेष कर पाया जाता है। ठीक, तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, इस मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नीटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छी है। इसमें फसलें कौन कौन सी होती है काली मिट्टी में? आपकी गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम क्षेत्रों में, और उड़ीसा और कर्नाटक के, ये देख लो आप, पाई जाती है। तो ठीक है, मुख्यतः महाराष्ट्र मेन अड्डा है। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, और तमिलनाडु के सलेम आदि में काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम लाल मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो लाल मिट्टी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। तो लाल मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। इसमें किसकी बहुलता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है? सिलिका एवं आयरन, सिलिका एवं आयरन, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। और अगर जो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। चलिए थोड़ा सा ये वीडियो रुक गया है, रुक गया, मैं इसको सही करता हूं। आप लोग जाइएगा नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो थोड़ा सा रुक गया, मैं इसको सही करता हूं। ठीक, चलिए, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे याद रखिएगा, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। प्रमुख अनाज कौन कौन से होते हैं लाल मिट्टी पे? कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज। कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज। ठीक, कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में, मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आदि पे पाया जाता है। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आयरन एवं सिलिका की बहुलता इसमें भी होती है। लैटेराइट मिट्टी में गहरी लाल का निर्माण जो होता है, गहरी लाल रंग का निर्माण लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता से होता है। इस उर्वरकता कम होती है, यानी कि उपजाऊ कम होती है। चाय की खेती के लिए आपका लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। यानी कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर है? तो आप याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अब आइए बात कर लेते हैं जल्दी से, भारत के कृषि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। कृषि की बात करें, भारत का ये मैप है, मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें 51% भाग जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कृषि योग्य भूमि है। 24% बंजर माने जाते हैं, 4% चारागाह के लिए है, 21% वन है। खैर ये तो पुराना है, लेकिन अब के हिसाब से बनाया जाए तो कुछ कम हो गए। तो भारत में अगर जो कृषि की बात करें, कृषि
किसका विजय है? राज्य का विषय। राज्य मतलब अपने संविधान में अगर जो बात करें भारतीय संविधान में, तो 3 सूचियों के बारे में पढ़ी होगी, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसमें अगर जो बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको दर्ज किया गया है। भारत के पहले खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये 4-5 क्वेश्चन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं भारत का चावल उत्पादन में स्थान कौन सा है। अगर जो भारत में की बात करें भारत का, तो भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। वही राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन की बात करें, चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे स्थान पे। गेहूं और चावल में चीन पहले पे, भारत दूसरे पे। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर पंजाब है, पंजाब है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखोगे कि इतने हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन में कौन, इतने हेक्टेयर खेत में गेहूं कौन सर्वाधिक उत्पादित करता, तो पंजाब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो पंजाब। वैसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, ठीक। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव याद रखिएगा गेहूं और चावल पर पड़ा, और सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा, याद रखिएगा, ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर जो मैं बात करूं प्रथम हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति लाई गई थी, प्रथम हरित क्रांति जब लाई गई 1966-68 में, ठीक। तो इसमें प्रथम हरित क्रांति जब लाई गई तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। देखो भाई, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत समस्या आई थी भाई, भूखमरी की कगार तक आ गई थी, ठीक। अब भाई क्या किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ कर सकते थे, तो हरित क्रांति चलाई गई कि भाई इस क्रांति के दौरान, इस टाइम के दौरान हम इस मुख्य फसल के उत्पादन पर जोर देंगे, ठीक। तो प्रथम हरित क्रांति आई तो इसमें गेहूं उत्पादन पर जोर दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति चावल उत्पादन पर जोर दिया गया, ठीक। उसके बाद बात करें तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। अब आइए कुछ मिशन के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। उर्वरक उत्पादन की बात करें अगर जो हम, तो उर्वरक उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे, ठीक। अगर उपभोक्ता की बात करें, ये तो उत्पादन की बात होगी, प्रोडक्शन की बात, और यहाँ पे कंजप्शन की बात करें तो चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे, ठीक। यूरिया में 100% निर्भर की बात करें कौन है? भारत। यूरिया उत्पादन में 100% डिपेंडेंट है भारत, ठीक। भारत में प्रथम उत्पादन की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पूछ लेगा कि आम उत्पादन पे पहले स्थान पर कौन है? भारत। केला उत्पादन पे पहले स्थान पर कौन है? भारत। चीकू उत्पादन पे पहले स्थान पर भारत। खट्टे नींबू भारत। काजू भारत। काली मिर्च भारत। नारियल भारत। अदरक भारत। हल्दी आदि भारत, ठीक। तो ये आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी, इसके उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, ठीक। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? उत्पादक यानी प्रोडक्शन भी करने वाला और कंजप्शन भी करने वाला आपका चाइना है, ठीक। भारत तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, कि तंबाकू जब हो जाता है, मतलब हम प्रोडक्ट उगा लिए खेतों में, उसके बाद पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन। कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन से, ठीक। इसके बाद बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति का फल उत्पादन से, अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना से। आप सब थोड़ा सा सहयोग करो। सहयोग क्या होगा भाई? रगड़ो, थोड़ा सा मेहनत करो, जिस हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा पढ़ाई उढ़ाई करो, ठीक। इसको लिखो, और मैं थोड़ा जोर डालने की कोशिश करूंगा। जोर कैसे? थोड़ा पॉलिटी भी स्टार्ट करना है, इसलिए जल्दीबाजी में थोड़ी चीजों को करेंगे, लेकिन पढ़ते रहोगे तो सही रहेगा। जितना भी मैं डेली दे रहा हूं उतना पढ़ते रहो, ज्यादा नहीं दूंगा। विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांति, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन, बादामी क्रांति का मसाला, सुनहरी फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ठीक। चलिए
अब आइए विभिन्न प्रकार के कृषि विधियों के बारे में बात करें। क्वेश्चन यहाँ पे आता है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो सेरीकल्चर की बात करें, ये आपको पता होगा, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। इसके बाद पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर केचुए के पालन का अध्ययन करते हैं। पोमोकल्चर फलों का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर बागवानी का। ओरोरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन का। विटीकल्चर अंगूरों। ये और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कृषि वाला मैंने इसमें डाल दिया, ठीक, इसको और भी पढ़ेंगे हम, ठीक। विटीकल्चर अंगूर, जो अंगूर की खेती। ओलोरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। वर्मी कल्चर केचुए का उत्पादन। फ्लोरीकल्चर, ये फ्लोरी है, फूलों का उत्पादन। पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन। एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण की बात करें, ये देखो रबी की फसल, खरीफ की फसल और गर्मा फसल, ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। अब रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कौन कौन सी मुख्य फसलें रबी की? गेहूं, जौ, चना, मटर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। खरीफ की फसल ये जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, देख सकते हो। गर्मा फसलें मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें कौन है? राई, मक्का, ज्वार, जूट, मडुआ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, नोट्स बना रहे हो तो, ठीक। चलिए लिख लेना, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। भारत की सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वृहत सिंचाई परियोजना, एक तो मध्यम सिंचाई परियोजना, एक तो लघु सिंचाई परियोजना। वृहत सिंचाई परियोजना की बात करें, अगर जो आपके पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है तो आपका वो वृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर जो 2000 से 10,000 के बीच कृषि योग्य भूमि है तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। आपके पास 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, वृहत सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य भूमि को वृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। और अगर जो 2000 से 10,000 के बीच है कृषि योग्य भूमि है तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। वहीं पे अगर जो बात करें 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है तो वो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। अगर जो मैं बात करूं कृषि योग्य भूमि की बात हो रही है, भारत में सिंचाई की बात करें, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुओं और नलकूपों से। क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जाता है मुझे भी नहीं पता। 55 लगभग 56% सिंचाई भारत में कुओं और नलकूपों से होती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं और नलकूपों से। कुओं और नलकूपों से, नहरें आ जाएगा, बारिश आ जाएगा ऑप्शन में, तो कुओं और नलकूपों से होती है। नहरों से 34% होती है, तालाबों से 3.1%, अन्य स्रोतों से 6.5%, ठीक। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश के पास है? चीन के पास 21% और भारत के पास 20.2%। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु, सर्वाधिक नलकूपों, पंपसेट। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तमिलनाडु में, ठीक। चलिए तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है भाई? ये वाला क्षेत्र, नीचे का ये वाला क्षेत्र जो समुद्र के किनारे है, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक। ये 3 टॉपिक थे जिनको मैंने आज खत्म किया। जितना मैं पढ़ा रहा हूं मैं बोला हूं फिर से उतना ही पढ़ लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा आपको ज्योग्राफी में पढ़ने की जरूरत टाइम भी नहीं है। बाकी जीके का प्रैक्टिस सेट जल्दी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ये हम पढ़ेंगे भारत के खनिज संसाधन। इसके बाद आप देख लो भाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, खनिज संसाधन, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ेंगे भारत के उद्योग, खनिज संसाधन उद्योग, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक है जिनको हमको करना है। जल्दी से इसको करके भी खत्म करते हैं। जियोग्राफी पॉलिटी भी हमें स्टार्ट करना, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय।